हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेस डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। बेटा सीडीएस एग्जामिनेशन की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हम करते आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो बेटा तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस मैं या विनीत सर या मैथ्स या जिस भी सब्जेक्ट की आ रही है वो सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस चैनल सीडीएस जुगाड़ से इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2021 पेपर 2 का केमिस्ट्री वाला सेक्शन। बायो वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हम करने वाले बेटा केमिस्ट्री वाला सेक्शन। और हम क्या देखने वाले हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है यहां पर क्या, और अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं सोर्स भाई साहब मैं बताता जाता हूं आपको। क्लास 10th की एनसीईआरटी खोलिए और क्लास 10th की एनसीईआरटी में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, वहां पर देखिए जाकर के तो आपको दिखेगा कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप, या हम बोलते हैं कि कार्बन कितने एलोट्रॉप होते हैं। बेटा आपको 3 वहां पर दिए गए हैं और यहां पर भी आपको 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो हम देखते हैं बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारे सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्वेश्चन लो हिंदी में कि निम्नलिखित कार्बन अपारूपों में से कौन कौन से विद्युत सुचालक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। तो आपको यह बात पता है कि सर अगर आप किसमें, अगर आप हीरे में देखते हो या आप बोलते हो कि सर डायमंड में हम देखेंगे तो बहुत पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है, 3 स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, एक भी कहीं पर भी कार्बन का एटम या इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नहीं मिलता है। इन कंपेयर अगर आप किसमें देखते हो, अगर आप ग्रेफाइट में देखोगे तो आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है बेटा कि ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है। बेटा इसका शेप होता है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल शेप होने की वजह से ये कैसे होता है बेटा, एक शीट दूसरे के ऊपर स्लिप करती है। और आपको यह भी देखने को मिलता है कि सर एक कार्बन के साथ में 1 2 3 ऐसे लगे होते हैं और एक वैलेंसी फ्री पाई जाती है, और वही इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करने में या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने में हेल्प करता है। समझ में आ गई बात। तो केवल और केवल एक, दैट इज ग्रेफाइट, ये हेल्प करता है हमारा किस चीज में, ये हेल्प करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। तो बेटा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहले इसको हटाया जाता है, इसको लगाया जाता है और लाया जाता है यहां पर ऑप्शन, दैट इज ग्रेफाइट। देखते हैं क्या ऑप्शन 2 कहीं पर है। यस, 1 ओनली नहीं, 1 और 2 नहीं, हाँ 2 वाला मिल गया। देखो भाई तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, बहुत सिंपल सा आंसर आ गया है, दैट इज नोन एज 2। समझ में आ गई बात। देखो एक एक चीज समझते चलिए, एक एक चीज रटते चलिए और सारे क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे बिल्कुल। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है क्या, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में अगर आप कार्बन का परसेंटेज देखेंगे तो कितना पाया जाता है, बहुत सिंपल सा है। बट बेटा ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, और इस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका क्या। देखो अगर आपको आता है तो आप लगा देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं लगा पाएंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जब चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग में ही आपको ये वाला पॉइंट मिल जाता है कि कार्बन कितना पाया जा रहा है, 0.25%, मतलब 0.025% पाया जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यही वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज नोन एज 0.025%। अब देखो ये क्वेश्चन फैक्ट्स बेस्ड था। अब फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, सर इतना पाया जा रहा है तो इतना पाया जा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है तो है, इसमें कोई आपका तर्क व्यर्थ नहीं है, कुछ भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अच्छा भू प्रॉपर्टी में चाहिए तो यही वाला है, ठीक है, हिंदी में है यहां पे। अब देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इंग्लिश में, क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में, ऑप्शन देखेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या क्या दिया हुआ है हमको। यहां पे बोला गया है व्हेन
कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कॉपर को रिएक्ट कराया जा रहा है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। मतलब सर कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो कुछ कार्बोनेट जैसा बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। और देखते हैं यहां पर क्या है कि इन द एयर इट फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन से कंपाउंड की ग्रीन कोटिंग बनेगी। बेटा याद रखिएगा यहां पर ग्रीन कोटिंग, पहली बात तो देखो अगर आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ आपका कार्बोनेट जैसा ही बनेगा। और अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी करना चाहो तब भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहां पे देखो भाई, सबसे पहले क्या हो गया, क्यूप्रिक कार्बोनेट। सर कार्बोनेट इसमें तो मिल रहा है हमको, बट देखते हैं और भी ऑप्शन। क्या क्यूप्रस ऑक्साइड, नहीं, बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही है। देन क्यूप्रिक ऑक्साइड, नहीं सर ये ऑक्साइड वाला तो ऑक्सीजन वाला है। और अगर सल्फेट वाला, मतलब सर आप देखेंगे तो केवल और केवल एक ऑप्शन इसमें सूटेबल लग रहा है, और वो सूटेबल ऑप्शन क्या है बेटा, दैट इज नोन एज क्यूप्रिक कार्बोनेट। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए इसमें, इतने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देखते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्या बोला गया हमसे, देखो बोला गया है अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबल तापन द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। सिंपल सी बात बोला जा रहा है सर एक्सेस ऑक्सीजन दी जा रही है, और देखो हम तुमको बताते हैं बहुत बड़े बड़े, तुमने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े भट्टे लगे होते हैं, किसके, ईंटों के भट्टे लगे होते हैं, और उसमें क्या किया जाता है आपको देखने को मिलता है छोटा सा एक नीचे चेंबर होता है जिसमें बहुत तेजी से आग भड़कती रहती है। और बेटा आग भड़कती रहती है और लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई होती रहती है। जब लगातार ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। याद रखिएगा इस बात को। और बेटा सल्फाइड ओर के लिए विच व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, अब बेटा प्रोसेस का नेम पूछा गया है जो कन्वर्ट करता है सल्फाइड ओर को इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, बहुत तगड़े से हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा एयर, और बहुत ज्यादा एयर, और क्या किया गया यहां पे बेटा हीट किया गया है। तो याद रखिएगा जब एक्सेस सप्लाई की जाती है हीट की और एक्सेस सप्लाई की जाएगी एयर की तो आपको देखने को मिलेगा हीटिंग बहुत बढ़िया होगी, बहुत जबरदस्त होगी, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल और केवल एक चीज, दैट इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया यहां पे, ये देखो आंसर आ गया यहां पर बेटा रोस्टिंग। समझ में आ गई बात। और आप हिंदी में देखेंगे तो बेटा हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये देखो यहां पर आ गया बेटा हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं भर्जन, या इसको ही बेटा हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों को। क्या दिया हुआ है हमको, देखो आहा भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आ गया है। अब फिर से हम तुमसे बोल रहे हैं, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन आपका फिर से फैक्ट बेस्ड है, सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप बोला जा रहा है आपसे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अलॉय सोल्डर, बेटा आप मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे क्लास 10th, वहां पर आपको सोल्डर के बारे में बताया गया है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो स्पीड में जल्दी से बताइए कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा। देखो अगर आपको पता है तो आप आंसर लगाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो हम क्या देखते हैं बेटा, यहां पर सोल्डर आप देखेंगे तो एक ही चीज सर लेड, और यहां पर आप देखेंगे तो एसएन। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ था हमसे और पूछा गया है सोल्डर के बारे में। और सोल्डर क्या हो जाएगा आपका, पीबी और एसएन का कॉम्पोजिशन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर आप इंग्लिश मीडियम, यहां पर हिंदी मीडियम, बेटा इंग्लिश में मिश्रा टू टाका या एलॉय सोल्डर के संगठक कौन से हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिला क्या बेटा, पीबी और एसएन। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए एक चीज और जान लीजिए, देखिए केमिस्ट्री और बायो में मैं बार बार ये बात कहता हूं कि एक अच्छी बात क्या है, एक अच्छी बात ये है कि हमें इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
दिमाग लगाने की क्या जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि हमने ब्रॉन्ज बनाया, ठीक, हमने बनाया, हमने सोल्डर बना दिया, अगर हमने ये सब चीजें बनाई हैं बेटा तो हम ये चीज याद कर सकते हैं। हमें पता है कि इसमें यही 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 कॉम्पोजिशन है। अगर आप स्टील को देखोगे, स्टील इज अ अलॉय, और अगर स्टील अलॉय है तो उसका पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है, वो चेंज नहीं होगा। कार्बन की वैलेंसी कभी नहीं चेंज होगी। अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, अगर आप सिल्वर को रिएक्ट करा रहे हो तो सिल्वर भाई साहब अगर कोटिंग बनाएगा ब्लैक तो केवल और केवल सल्फाइड के साथ में बनाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो फैक्ट बेस है, इसको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, बहुत इजीली आप इसको मेमोराइज करके एक बार में आंसर लगा सकते हो। इसमें कहीं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। तो फिजिक्स के साथ में थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में, और यहां पर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में फैक्ट याद करने हैं, आपका आंसर सीधे रखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है यहां पे, अब इसको समझिएगा थोड़ा। ठीक, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। और बेटा रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब क्या है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि कुछ मेटल्स आपके, कौन से, कुछ मेटल्स आपके जो नीचे पाए जाते हैं। बट एक चीज और कि बेटा ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है कि अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपका कौन सा मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक, तो आप देखेंगे तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव अगर आप इसमें देखते हैं तो बेटा सबसे लीस्ट रिएक्टिव आता है आपका आयरन। क्या आएगा आपका, आयरन आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, और समझिएगा इस चीज को। मैग्नीशियम सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम उसके बाद, जिंक उसके बाद, आयरन उसके बाद। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर देखते हो तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको कि तनु HCl, अब बेटा तनु HCl जो है ये यही है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी अभिक्रिया या रिएक्शन कराई जाती है, कराने वाले धातुओं की सही अभिक्रिया कोट रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो यहां पे सिंपल सी बात बोला गया, आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया है, मतलब कैसे रिएक्ट करेगा, कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन कम रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी हो सकता है कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको भी समझना बड़ा जरूरी है, बट उन एक्सेप्शंस को हम लोग समझेंगे जब हम देखेंगे किसके बारे में, जब हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बट एक चीज और जान लो यहीं पे, भाई डाइल्यूट HCl की बात हुई है तो एक क्वेश्चन यहां पर मेरे दिमाग में आता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि व्हाट हैपेंड, क्या होगा अगर हम मेटल की रिएक्शन करा दें HCl के साथ में, या हम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ में। तो भैया याद रखिएगा इस बात को, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। कैसे कि अगर हमने मेटल की रिएक्शन कराई किसके साथ में, बेटा मेटल की रिएक्शन करा दी हमने एसिड के साथ में, तो याद रखिएगा यहां पे बेटा जो एक गैस निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। अब बेटा ये हाइड्रोजन गैस, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये हाइड्रोजन गैस आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस निकलती है, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आप इसको कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है यहां पे। तो बेटा इसके लिए अगर आप, भाई सिंपल सी बात है, रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन आपने किस में कराया है, आपने टेस्ट ट्यूब में कराया है। देखो यहां पे मैंने टेस्ट ट्यूब बना दी है ऐसे। अब इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है, यहां से हाइड्रोजन निकल रही है, देखो हाइड्रोजन निकल रही है यहां से। तो आप कैसे इसको पता करेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन निकल रही है, आप एक माचिस की तीली लेकर के आइए, या इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे इसको कि सर हम बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे। और बर्निंग मैच स्टिक या जलती हुई माचिस की तीली आप लेके जैसे ही आते हैं यहां पे, बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर पॉप साउंड आती है। क्या आती है, पॉप साउंड आएगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। इससे हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाता है कि सर जो रिएक्शन हो रही है, या हम बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन के बाद निकलने वाली गैस है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये आपकी एसेसरी नॉलेज, ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो इस क्वेश्चन के साथ में मिल रही है आपको, कि अगर भाई साहब ऐसे क्वेश्चन के साथ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे।
समझ में आ रही बात? बेटा एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हो डेफिनेटली आपका सीडीएस बहुत इजीली क्लियर होगा। चलो भाई देखो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें और देख लीजिए। क्या चीज बेटा? कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स क्या हैं? जैसे अगर आप बोलते हो किस चीज में, अगर आप बोलते हैं एप्पल में, तो मैं कैसे याद कराता हूं बच्चों को। देखो भाई, एप्पल जो होता है वो बड़ा महंगा होता है, बहुत महंगा होता है भैया। हमारे लखनऊ में तो बड़ा महंगा मिलता है, आप देखेंगे तो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। तो भैया हम बोलते हैं कि जो माला माल लोग होते हैं वही केवल एप्पल खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकता। तो एप्पल कौन खरीद सकता है बेटा? एप्पल खरीद सकता है केवल और केवल माला माल इंसान। और माला माल इंसान से क्या याद करेंगे? जो माला माल है वो एम से माला माल, और एम से क्या हो जाता है बेटा? मैलिक एसिड। क्या हो जाता है? मैलिक एसिड। अब देखो यहां पर फिर से हम बोल रहे हैं, अभी मैंने कल बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टोमेटो देखना है तो आप टोमेटो नहीं पढ़ेंगे, आप कैसे पढ़ेंगे? टोमेटो पढ़ोगे तो ओ निकल रहा है बेटा लास्ट में। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? ये देखो, टोमेटो लिखा और टोमेटो में हमने क्या कर दिया यहां पे? ओ से क्या हो गया? ऑक्सैलिक एसिड हो गया। समझ में आ गई बात? तो बेटा अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे एप्पल में मैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, आपने देखा यहां पे नीटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होगा वो कहां है आपका? वो है आपका सिट्रस फ्रूट में। किससे है बेटा? सिट्रस फ्रूट में। और सिट्रस फ्रूट के बाद आप देख रहे हो टार्ट्रिक एसिड। बेटा टार्ट्रिक एसिड जो है ये आपका टर्मरिन में, किसमें है आपका? टर्मरिन में। और उसके बाद एसिटिक एसिड आप देखोगे तो एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका सिरका होता है। समझ में आ रही बात? चलो, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा मिल रही है। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? ये बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले तो आप एल्कली के बारे में जान लीजिए। क्या होता है सर? एल्कली वो होते हैं जो अगर आप बेस लेंगे और ऐसे बेस जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एल्कली। बट याद रखना, सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो सारे बेस एल्कली नहीं होते, बट सारे एल्कली बेस होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं समझ में? फिर सुनो, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ऐसे बेस को लोगे तो बेटा बेस वाटर सॉल्युबल अगर है तो उन्हें एल्कली बोलते हैं, और अगर जितने भी एल्कली हैं वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा? बेस। बट सारे बेस एल्कली नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे बेस आपके वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। और क्या दिया है समझिएगा इसको बेटा। क्वेश्चन में हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। ठीक, देखना शुरू करते हैं हम लोग। क्या बोला गया हमसे? ऑल बेसिस आर एल्कली। जितने भी बेस हैं वो सारे एल्कली हैं? नहीं, जितने भी बेस हैं वो सारे एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं वो एल्कली है। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ऑल एल्कली डिसॉल्व इन वाटर। यस, ऑल एल्कली डिसॉल्व इन वाटर, तभी तो हम बोलते हैं कि बेस वाटर में सॉल्युबल है तो एल्कली बनाएगा। और उसके बाद एल्कली आर सोपी इन टच। यस, बिकॉज बेस इज सोपी इन टच, तो आपका एल्कली जो हो जाएगा वो भी सोपी इन टच हो जाएगा। उसके बाद बिटर इन टेस्ट। यस, बिटर होता है। क्यों? क्योंकि आपका बेस बिटर होता है। और उसके बाद कोरोसिव इन नेचर। यस, अगर आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस जो हो जाता है वो कोरोसिव इन नेचर, तो एल्कली जो होंगे वो भी कोरोसिव इन नेचर होंगे। समझ में आ गई बात? तो हम क्या बोलेंगे सर? 2 और 3 वाला सही है, 1 वाला हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, दैट इज 2 और 3। बहुत क्लियर होना चाहिए, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है? ये देखो भाई, बहुत ध्यान समझिएगा। बात की जा रही है फर्टिलाइजर की। पहला हमको वर्ड दिख गया यहां पे। अब फर्टिलाइजर की बात की जा रही है तो हमको यह पता होता है सर कि 3 चीजें, एक चीज आती है एन, एक चीज आती है पी, एक चीज आती है के। एनपीके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब नाइट्रोजन, और पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। मतलब एनपीके के अलावा आप देखेंगे तो बहुत चीजें अगर हमको जरूरत है तो हम फर्टिलाइजर में डालते हैं अलग से, बट ये 3 चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो पाई जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। पहले तो ये जनरल से इंफॉर्मेशन थी। बोला जा रहा है फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड ऑफ क्रॉप।
सही बात है भाई, जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं या जितने भी आप देखेंगे उर्वरक होते हैं वो सारे आपके डाले जाते हैं ताकि क्रॉप जल्द वो बढ़िया से ग्रो। However, all nutrients are usually not available in the fertilizer। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया 3 मेन है, NP और K। Which one of the following nutrient is usually not available in fertilizer? बेटा ये याद रखिएगा, यहां पर आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है नॉट अवेलेबल। अवेलेबल जो है वो तो है ही है, नॉट अवेलेबल कौन से हैं? तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग NPK। ये तो सर पाया जाता है, N कहने का मतलब है नाइट्रोजन और P कहने का मतलब है यहां पर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद K कहने का मतलब है आपका पोटेशियम। अब देखते हैं यहां पर ये 3 पाए जाते हैं, नाइट्रोजन है, हाँ बिल्कुल है, ये देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, फास्फोरस भी है, और पोटेशियम है, पोटेशियम भी है। तो क्या नहीं पाया जा रहा है? यस, दिस इज द आंसर, दैट इज आयरन। बेटा आयरन क्या होगा? आयरन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आप इसके अलावा भी देखते हो बेटा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका अलग है और उनके कॉन्सेप्ट अलग है, उनके लिए न्यूमोनिक अलग है। बेटा वो भी देखेंगे जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? बस भाई बहुत बढ़िया। देखिए, देख रहे हैं आप कितने जबरदस्त तरीके से आपको सारे क्वेश्चन 2021 जो CDS 2 का एग्जाम हुआ है सितंबर में, सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड बेटा आपको करा दिए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने मां बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।